गाइस व्हाट्सअप रैंकर कोचिंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं क्लास +1 के लिए। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। तो चैप्टर 1 के बैक एक्सरसाइज में जो TR जैन की बुक है उसमें जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उनके आंसर तो गिवन है, लेकिन जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर नहीं गिवन। तो आज हम इस वीडियो में यही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 के बैक एक्सरसाइज में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी गिवन है। तो अगर आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के भी आंसर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं, तो मैं अलग से इसका भी वीडियो एक अपलोड कर दूंगी। अभी हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है स्कैर्सिटी काउजेस इकोनॉमिक प्रॉब्लम हाउ। स्कैर्सिटी को इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं कैसे? तो स्कैर्सिटी होता क्या है? स्कैर्सिटी का मतलब कि अभाव होना, किसी चीज़ की कमी होना। अगर कोई चीज़ कम है तो उसको हम स्कैर्स रिसोर्सेज बोल सकते हैं। तो किसी भी इकोनॉमी में रिसोर्सेज क्या होते हैं? कम होते हैं, जबकि उसके यूजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, अल्टरनेट यूज़ होते हैं। तो हम मान लेते हैं कि कोई इकोनॉमी है और उसके पास 1 करोड़ रुपीज़ है। तो उन 1 करोड़ रुपीज़ को खर्च करने के कई तरीके हो सकते हैं। उनमें से हम कुछ लेते हैं इधर, जैसे कि ये 1 करोड़ रुपीज़ डिफेंस में खर्च किया जा सकता है, एजुकेशन में लगाया जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ये पैसा डाला जा सकता है, टूरिज़्म में पैसा लगाया जा सकता है। इस तरह से और भी बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं। तो अब कितना पैसा कहाँ पर लगाया जाए, क्योंकि डिफेंस में भी सारा पैसा लग सकता है, एजुकेशन में भी 1 करोड़ सारे लग सकते हैं। तो अब क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं तो हमें हर जगह पैसा लगाना पड़ेगा, देख के कि कितना पैसा कहाँ लगेगा, कितनी ज़रूरत है कहाँ पर। तो इस तरह से अब हमें चॉइस करना पड़ेगा कि कितना पैसा कहाँ लगाएं। जैसे कि मान लो हम डिफेंस में ही सारा पैसा लगा देते हैं, या फिर हम डिफेंस में मान लो 40 लाख रुपीज़ लगा लिया हमने, एजुकेशन में हमने 20 लाख रुपीज़ किसी भी नेशन ने डाल दिया, एंड 30 लाख रुपीज़ इधर इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल दिया, और 10 लाख रुपीज़ टूरिज़्म में आ गया। तो इस तरह से चॉइसेस करनी पड़ी। तो ये जो चॉइस करनी पड़ी, ठीक है, ये जो हमें चॉइस करना पड़ रहा है इसको ही हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहते हैं। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हम बोल रहे हैं यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। ठीक है, यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, क्योंकि इकोनॉमी को ये डिसाइड करना पड़ रहा है कि डिफरेंट अल्टरनेटिव यूजेस हैं, तो उनमें से हम कहाँ पर कितना पैसा लगाएं, कहाँ पैसा लगाएं, कहाँ नहीं लगाएं, ये चॉइस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये चॉइस क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो स्केयर हैं, मतलब कि कम है। तो अगर स्कैर्सिटी है तभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर क्वेश्चन में यही पूछा है कि स्कैर्सिटी काउजेस इकोनॉमिक प्रॉब्लम हाउ। तो हम बोल सकते हैं कि स्कैर्सिटी की वजह से चॉइस करना पड़ रहा है, और चॉइस क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। चलिए सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज अनअवॉइडेबल इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ हाउ। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अनअवॉइडेबल है ऑर्डिनरी बिजनेस में कैसे? तो देखिए, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हमने अभी डिस्कस किया पिछले क्वेश्चन में कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। ठीक है, एंड क्वेश्चन में गिवन है कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अनअवॉइडेबल है। अनअवॉइडेबल मीन्स कि जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, जो कि इनएस्केपेबल है। ठीक है, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मीन्स कि इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं एंड उनकी जो डिज़ायर है, वांट्स हैं, वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये हम कंसर्न कर सकते हैं इसको चॉइस ऑफ टेक्निक से। ठीक है, कि कौन सी टेक्निक हमें प्रोडक्शन के लिए यूज़ करना है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हमें प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ करना है, कपड़ा बनाना है,
तो अब कपड़ा दो तरीके से बन सकता है, बाई हैंडलूम एंड बाई मॉडर्न मशीन। तो हमें चूज़ करना है कि हमें कौन से तरीके से कपड़े का प्रोडक्शन करना है, ठीक है। तो हम वो वाला मेथड यूज़ करेंगे जो ज़्यादा एफिशिएंट होगा, ठीक है, जो ज़्यादा एफिशिएंटली रिसोर्सेज का यूज़ करेगा, वो वाला मेथड हम यहाँ प्रोडक्शन के लिए यूज़ करेंगे। एफिशिएंट यूज़ मीन्स कि उस मेथड के थ्रू हमें ज़्यादा प्रोडक्शन निकल कर आए, लेकिन उस प्रोडक्शन के लिए हमें जो कॉस्ट पड़े वो कम से कम पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी एफिशिएंट टेक्निक है प्रोडक्शन करने की, हैंडलूम की मॉडर्न मशीन, ठीक है। तो एफिशिएंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन कौन सा होगा, जो कि लीस्ट अमाउंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज को यूज़ करे, यानी कि जो स्केर्स रिसोर्सेज हैं हमारे पास उनको कम से कम यूज़ करें, लेकिन अमाउंट जो आउटपुट की होगी वो सेम रहे, चाहे हम हैंडलूम यूज़ करें चाहे हम मॉडर्न मशीन यूज़ करें। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि स्केयर रिसोर्सेज कम से कम यूज़ हों, लेकिन उस टेक्निक के थ्रू सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट निकल कर आए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ स्कैर्सिटी इज़ द अंडर करंट ऑफ इकोनॉमिक्स। अंडर करंट का अगर हम वर्डली मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग होता है हिडन फीलिंग, या फिर हम बोल सकते हैं गुप्त मनोभाव। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में अंडर करंट का मतलब है कि इकोनॉमिक्स किस चीज़ में डील करता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो इकोनॉमिक्स में एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को स्टडी किया जाता है, यानी कि रिसोर्सेज को हमने कैसे एलोकेट करना है, ठीक है, ताकि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके उन रिसोर्सेज को अप्लाई करके, एंड जो हमारे लिमिटेड मीन्स हैं उनको यूज़ करके हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो स्कैर्सिटी की जो प्रॉब्लम है वो एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। हर एक इकोनॉमी स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम से जूझ रही है। तो स्कैर्सिटी एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। सो द मेन रीज़न टू स्टडी द इकोनॉमिक्स इज़ स्टडी। जो हम स्टडी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स को, तो इसका मेन रीज़न यही है कि कमी है, अभाव है, रिसोर्सेज का अभाव है, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे कि हाउ रिसोर्सेज कैन बी ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड टू सेटिस्फाई द अनलिमिटेड वांट्स या अनलिमिटेड यूजेस, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में हम यही सीखते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनको अनलिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे हम एलोकेट करें ताकि उनका स्केयर रिसोर्सेज का ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड हो। ऑप्टिमली मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन निकल कर आए और कम से कम कॉस्ट पड़े उसको बनाने की, या जो स्केयर रिसोर्सेज हैं वो कम से कम खर्च हो, ठीक है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में हम सारी की सारी जो भी डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स वो स्कैर्सिटी की वजह से है, ठीक है, अभाव है रिसोर्सेज का, उसकी वजह से हम ये सारा का सारा डिस्कस कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि स्कैर्सिटी इज़ द अंडर करंट ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन द 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो पहला कंपोनेंट है इकोनॉमिक्स का कंजम्पशन, ठीक है। तो कंजम्पशन में हम स्टडी करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर को, यानी कि कंज्यूमर है, कोई बायर है जो चीज़ें कंज्यूम कर रहा है, ख़रीद रहा है, उसके पास लिमिटेड मीन्स होते हैं। तो उस कंज्यूमर को उन लिमिटेड मीन्स में अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना होता है ताकि उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल रहे वो मैक्सिमम हो। उसको इस तरह से अपने जो मीन्स हैं उनको अल्टरनेट यूजर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो इस तरह की स्टडी को हम बोलते हैं स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। दूसरा कंपोनेंट है प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन में हम प्रोड्यूसर के बिहेवियर को डिस्कस करेंगे, यानी कि कोई भी प्रोड्यूसर है उसके पास भी प्रोडक्शन करने के लिए लिमिटेड मीन्स होते हैं, ठीक है। तो उसको चॉइस करना होता है कि कौन सी रेंज की गुड्स एंड सर्विसेज वो यूज़ करे, कौन सा कम्बिनेशन ऑफ गुड्स वो यूज़ करे, गुड्स एंड सर्विसेज का कैसा कम्बिनेशन बनाए
कि मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आए, यानी कि जो भी वो प्रोड्यूस कर रहा है उसकी कॉस्ट कम से कम उसको पड़े ताकि उसको प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो इस तरह से जो हम स्टडी करेंगे प्रोड्यूसर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कि कैसे उसको चॉइस करना है, उसको हम कहेंगे स्टडी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर। थर्ड कंपोनेंट है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो प्रोडक्शन जब किया जाता है तो उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, लाइक प्रोडक्शन करने के लिए लैंड चाहिए जिसके ऊपर हमें प्रोडक्शन करना है, लेबर चाहिए जो काम करेगा, कैपिटल भी हमें अरेंज करना पड़ेगा जिसके थ्रू सारा रॉ मटेरियल वगैरह आएगा, तो कैपिटल भी ज़रूरी है, एंड एंटरप्रेन्योर जो ये सारा अरेंजमेंट करेगा। ठीक है, तो अब प्रोडक्शन किया और प्रोडक्शन के थ्रू जो भी प्रॉफिट या जो भी इनकम निकल कर आई, अब इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, आपने प्रोडक्शन किया, आगे उसको सेल किया और जो भी इनकम आपके पास आई उनको आपने कैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में बांटना है। लाइक लैंड आपने किराए पर ली है तो रेंट देना पड़ेगा, लेबर को वेजेस देनी पड़ेगी, कैपिटल अगर आपने किसी से उधार लिया है पैसा तब आपने एक बिजनेस में पैसा लगाया तो उसके लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, एंड एंटरप्रेन्योर जो ये सारा अरेंजमेंट कर रहा है वो भी प्रॉफिट में कुछ हिस्सा लेगा। ठीक है, तो जब हम ये सारा का सारा डिस्कस करेंगे तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी इन इकोनॉमिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द माइक्रो इकोनॉमिक यूनिट्स, यानी कि कोई इंडिविजुअल यूनिट है, कोई एक यूनिट है, अगर हम उसको स्टडी करें, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को स्टडी करें तो वो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। लाइक किसी हाउस होल्ड के बिहेवियर का हम स्टडी कर रहे हैं, या कोई एक फर्म है उसको हम स्टडी कर रहे हैं, कोई एक इंडस्ट्री है उसको हम स्टडी कर रहे हैं, तो वो होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर एक इंडिविजुअल यूनिट को हम स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एज ए होल मतलब कि एक पूरी इकोनॉमी का हम स्टडी करेंगे, मतलब कि एक पूरी इकोनॉमी की जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होंगी उनको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में एड्रेस करेंगे। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर जो मोटिव होता है वो सोशल वेलफेयर का होता है, तो इन दोनों में ये मेन डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर नाउन और एज ए प्लूरल नाउन, यानी कि स्टैटिस्टिक्स को आप सिंगुलर नाउन में और प्लूरल नाउन में डिफाइन करना है। तो स्टैटिस्टिक्स को हम प्लूरल नाउन में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, न्यूमेरिकली फैक्ट्स कलेक्टेड सिस्टमेटिकली, यानी कि जो न्यूमेरिकल डाटा है, नंबर्स में जो डाटा होता है, ठीक है, उसको इकट्ठा करना, जिसको कि हम डाटा बोलते हैं। नंबर्स में जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम डाटा कहेंगे इधर। तो नंबर्स में जब हम कलेक्शन ऑफ डाटा करते हैं तो वो प्लूरल नाउन में आ जाएगा, स्टैटिस्टिक्स एज ए प्लूरल नाउन। लाइक पॉपुलेशन की स्टैटिस्टिक्स है, एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स है, पब्लिक एक्सपेंडिचर एट्सेट्रा, ये सारे के सारे प्लूरल नाउन स्टैटिस्टिक्स हैं। इसी तरह से सिंगुलर नाउन का हम अगर डिस्कस करें तो यहाँ पर एज ए सिंगुलर नाउन स्टैटिस्टिक्स में डिस्कस करते हैं, लाइक टेक्निक्स और मेथड यहाँ पर आ जाएंगे। मीन्स कि जो भी हमने डाटा ऊपर कलेक्शन किया तो उनको उसके लिए कौन कौन से मेथड्स हमने लगाए, कौन कौन से टेक्निक से हमने डाटा को कलेक्ट किया, फिर उन जो भी डाटा कलेक्ट किया उसको क्लासिफिकेशन किस तरह से, ग्रुपिंग किस तरह से की जा रही है, नेक्स्ट फिर उस डाटा को किस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है, उसको एनालाइज करना, एंड लास्ट में एक कंक्लूजन निकालना उस डाटा से, इंटरप्रिटेशन करना, ये सारा का सारा सिंगुलर नाउन में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी एंड लेटर स्टैटिस्टिकल टूल्स दिखाए गए हैं। यहाँ पर स्टेज 1 में कलेक्शन ऑफ डाटा का स्टडी किया जाएगा, यानी कि डाटा को किस तरह से कलेक्ट करना है, तो उसके लिए टूल्स क्या होंगे वो स्टैटिस्टिकल टूल्स कॉलम में दिया गया है। अब डाटा या तो सेंसस मेथड से कलेक्ट किया जा सकता है या फिर सैम्पल टेक्निक से कलेक्ट किया जा सकता है। सेंसस टेक्निक मीन्स कि हर एक आइटम को हम स्टडी करें
फिर हम उसको अपने कलेक्शन ऑफ डाटा में इन्वॉल्व करें। एंड सैम्पल टेक्निक्स में हम सभी आइटम्स को स्टडी करने के लिए नहीं लेंगे, बल्कि उनमें से रैंडमली हम चूज़ कर लेंगे, कुछ ही आइटम्स वहाँ से हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं, सेंसर्स और सैम्पल टेक्निक, किसी भी तरह से कलेक्शन ऑफ डाटा हो सकता है। सेकंड स्टेज में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, यानी कि ऑर्गेनाइज कैसे करना है उनको। एरे ऑफ डाटा या फिर टैली बार्स वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। थर्ड स्टेज है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंट कैसे करना है। तो प्रेजेंट हम कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं इसके, टेबल के थ्रू हम प्रेजेंट कर सकते हैं, कोई ग्राफ बना सकते हैं, कोई डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, फोर्थ स्टेज है एनालिसिस ऑफ डाटा, एनालाइज करना डाटा को, लाइक जो भी एनालाइज है वो परसेंटेज, एवरेज, कोरिलेशन, रिग्रेशन, कोफिशिएंट, कोई भी मेथड यहाँ से यूज़ किया जा सकता है। एंड फिफ्थ स्टेज है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, डाटा को इंटरप्रेट करना। तो इसके लिए टूल्स हैं मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज, एवरेज एंड द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो इस तरह से हम एक दूसरे से कंपैरिजन कर सकते हैं इन टूल्स के थ्रू और एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो ये थे स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी एंड रिलेटेड स्टैटिस्टिकल टूल्स थे इनसे रिलेटेड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी करते हैं। क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा एंड गिव सम एग्जांपल्स ऑफ बोथ। तो क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है? इफ़ द वेरिएबल्स कैन बी मेजर्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, यानी कि जो भी डाटा है उसको हम न्यूमेरिकली दिखा सकें तो वो क्वांटिटेटिव डाटा होगा, यानी कि नंबर्स में उसको हम दिखा सकें तो वो वाला डाटा, वो वाले वेरिएबल्स जो हैं वो क्वांटिटेटिव होंगे। लाइक डेली टेम्परेचर है तो उसको हम बता सकते हैं कि आज कितना डिग्री टेम्परेचर है। ठीक है, नंबर्स में बता सकते हैं हम। हाइट एंड वेट ऑफ द इंडिविजुअल, हम बता सकते हैं कि किसी की कितनी हाइट है, 5 फुट है, 6 फुट है या 4 फीट है, तो उसकी हाइट को हम नंबर्स में दिखा सकते हैं। लाइक वेट को भी हम दिखा सकते हैं कि 50 kg है, 60 kg है, तो इनको हम नंबर्स में दिखा सकते हैं। इसी तरह से प्राइस भी नंबर में आ सकता है, इनकम भी नंबर में हो सकती है, लाइक 10,000 इनकम है कि 50,000 इनकम है। तो ये जो डाटा है ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। ठीक है, ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। तो ऐसा डाटा जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है उसको हम क्वांटिटेटिव डाटा कहते हैं। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव डाटा। तो ऐसा डाटा जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, ऐसे वेरिएबल्स या ऐसा डाटा जो हम न्यूमेरिकली शो नहीं कर सकते हैं, और इसके एग्जांपल हो सकते हैं लाइक इंटेलिजेंस ऑफ एन इंडिविजुअल्स। कोई इंडिविजुअल है उसमें कितनी इंटेलिजेंसी है, अब हम इसको ये नंबर्स में तो नहीं बता सकते ना कि 1 है 2 है, तो ये इम्पॉसिबल है। लाइक ब्यूटी ऑफ इंडिविजुअल है, या फ्लावर है, या ब्यूटी ऑफ गार्डन है, तो उसको भी हम नंबर्स में नहीं दिखा सकते। इसी तरह से एप्टीट्यूड टुवार्ड्स द म्यूज़िक और आर्ट में कितना एप्टीट्यूड है, कितना मतलब इंटरेस्ट है, वो भी हम नहीं दिखा सकते हैं नंबर्स में। अब इन चीज़ों को हम रैंक में दिखा सकते हैं, मतलब कि उनके कितना रैंक है, जैसे कि इंटेलिजेंसी का करें या ब्यूटी का करें, तो हम इनको रैंक्स में दिखा सकते हैं, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, लेकिन हम इनको नंबर्स में नहीं दिखा सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 3 सेंटेंसेस हाईलाइटनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। 3 सेंटेंस बताओ जिसमें कि इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स की इम्पोर्टेंस पता चले। तो पहला हो सकता है कि क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। यहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन होता है, यानी कि नंबर्स में हम सारे के सारे प्रॉब्लम्स को दिखा सकते हैं, यानी कि इकोनॉमिस्ट है उसको मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम्स पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, और हम लाइक जैसे कि वर्किंग पॉपुलेशन है तो वो कितनी अनएम्प्लॉयड है, लाइक हम बोल सकते हैं कि इंडिया में वर्किंग पॉपुलेशन 20% अनएम्प्लॉयड है। तो एक तरह से क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन हमें मिल जाता है, डाटा हमें क्वांटिटी में मिल जाता है इधर। सेकंड है कि कंपैरिजन करना इजी हो जाता है, जब नंबर्स में डाटा पड़ा है तो हम इंटर सेक्टर भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। लाइक
जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की ही बात हो रही है तो रूरल एरिया और अर्बन एरिया में कितनी पॉपुलेशन जो है वो अनएम्प्लॉयड है वो हम डिस्कस कर सकते हैं, इधर वो देख सकते हैं। एंड इंटर टेम्पोरल भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। टेम्पोरल मीन्स टाइम के साथ कितना चेंज हो रहा है, मीन्स कि जो प्रॉब्लम है उसमें कितना, उसके मैग्नीट्यूड में विद टाइम कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, वो हम स्टडी कर सकते हैं। थर्ड हम कहेंगे कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी हमें पता चलता है स्टैटिस्टिक्स से। तो जो भी इकोनॉमिस्ट हैं वो काउज पता करते हैं किसी भी प्रॉब्लम की और उसका क्या इफ़ेक्ट है वो स्टडी करेंगे, और इस तरह से वो एक कंक्लूज़न के ऊपर पहुंच जाते हैं कि ये प्रॉब्लम हो रही है तो इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, और वो गवर्नमेंट को एक अच्छा सुजेशन दे सकते हैं कि आप ये मेजर्स अपनाओगे तो इस इकोनॉमी में इस तरह से इन प्रॉब्लम से सुधार हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज न्यूमेरिकल डाटा डिस्क्राइब एनी फोर। तो स्टैटिस्टिक्स में जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन होगी वो एग्रीगेट में होती है, ठीक है। कोई एक सिंगल इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास है तो उसके थ्रू हम कोई भी कंक्लूज़न नहीं निकाल सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में एग्रीगेट नंबर ऑफ फैक्ट्स होते हैं, एग्रीगेट नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम डाटा बोलते हैं, ठीक है। सेकंड है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, तो जितना भी डाटा होता है उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है, मतलब नंबर्स में दिखाया जा सकता है जिससे कि कंपैरिजन हो सकता है, ठीक है। थर्ड है मल्टीप्लिसिटी ऑफ काउजेस, तो यहाँ पर मल्टीपल काउज होते हैं किसी भी प्रॉब्लम्स के, ठीक है। तो जैसे कि मान लो 20% प्राइस बढ़ रहा है किसी भी चीज़ का तो उसके कई रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि सप्लाई अगर कम हो गई है या सप्लाई बढ़ गई है, ठीक है, या इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर मान लो अगर हम प्राइस राइज़ की बात कर रहे हैं तो अगर सप्लाई कम हो जाती है तो क्या होगा कि कम क्वांटिटी मार्केट में आएगी जिसकी वजह से प्राइस बढ़ जाएंगे। इंक्रीज़ इन डिमांड हो सकता है कि बहुत सारे लोग डिमांड करने लगे और जो अवेलेबल कमोडिटी है वो उतनी ही है तब भी प्राइस बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से टैक्स अगर गवर्नमेंट ने ज़्यादा लगा दिया है तो भी प्राइसेस राइज हो सकते हैं, या जो लेबर है उसकी वेजेस बढ़ गई है, या पावर की शॉर्टेज हो गई है, तो कई रीज़न हो सकते हैं। तो वो सारे के सारे यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। एंड फोर्थ है रीज़नेबल एक्यूरेसी, ठीक है। तो जब भी स्टैटिस्टिकल डाटा हम कलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी हद तक हम एक्यूरेसी रखते हैं, ठीक है। तो एक्यूरेसी एक्चुअली डिपेंड करती है कि किस पर्पज़ के लिए हम वो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, क्या नेचर है, साइज़ क्या है, और किन रिसोर्सेज के थ्रू हम वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द मेन लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स को ही दिखाया जाता है, यानी कि न्यूमेरिकल जितने भी फैक्ट्स होंगे, इन्फॉर्मेशन होंगी, उनको ही स्टडी किया जाता है। कोई भी क्वालिटेटिव फैनोमेना है लाइक ऑनेस्टी किसी बंदे में कितनी है, फ्रेंडशिप कितनी है, किसी की हेल्थ कैसी है, जस्टिस, इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है जो न्यूमेरिकली पॉसिबल ना हो, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ही लिए जाते हैं। तो ये भी एक लिमिटेशन है स्टैट की, क्योंकि और चीज़ें जो क्वालिटेटिव थिंग्स हैं या जो अदर फैनोमेना हैं वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, तो उन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा जाता स्टैट में, ठीक है। सेकंड है एग्रीगेट फैक्ट्स ऑफ स्टडी। तो स्टैटिस्टिक्स में एग्रीगेट फैक्ट्स को ही लिया जाता है, डाटा जो एग्रीगेट होता है उसको ही स्टडी किया जाता है। कोई सिंगल एक इंफॉर्मेशन है तो वो यहाँ पर स्टडी नहीं की जा सकती है। जैसे कि मान लो कोई टीचर है उसकी इनकम 60,000 पर मंथ है तो वो अपने आप में स्टैट में कुछ भी मायने नहीं रखेगी ये इन्फॉर्मेशन, अगर एक ग्रुप नहीं है इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। आगे होमोजेनिटी ऑफ डाटा। स्टैटिस्टिक्स में होमोजेनिटी ऑफ डाटा ज़रूरी है, मतलब कि एक जैसी क्वालिटी की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए तभी उनके बीच कंपैरिजन हो सकता है, नहीं तो कंपैरिजन नहीं होगा। और अगर कंपैरिजन नहीं होगा तो फिर
कंक्लूज़न निकालना मुश्किल हो जाएगा। लाइक हम प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ्स का और प्रोडक्शन ऑफ फूड का अगर हम कंपैरिजन करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्लोथ्स को हम मीटर में मेज़र करते हैं जबकि फूड ग्रेन को हम टन्स में दिखाते हैं। तो ज़रूरी है कि जो भी हम स्टडी करें तो उनका आपस में होमोजेनिटी मतलब यूनिफॉर्म क्वालिटी की वो होने चाहिए वो डाटा, ठीक है। कंपैरिजन तभी हो सकता है। नेक्स्ट है रिजल्ट्स आर द ट्रू ओनली इन एवरेज। अगर हम एवरेज में बात करते हैं तो उस टाइम बात सही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर हम एवरेज के बाहर बात करें तो वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं होती। लाइक हम ये कहें कि पर कैपिटा इनकम कंट्री के हर व्यक्ति की जो इनकम है वो 60,000 रुपीज़ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर बंदे को, हर नागरिक को यहाँ पर 60,000 रुपीज़ मिलते हैं। कुछ सिटीज़न ऐसे हैं जिनकी इनकम बहुत कम होगी, 10,000 होगी या इससे भी कम होगी, और कुछ हैं उनकी इनकम बहुत ज़्यादा होगी, 1,00,000 रुपये या इससे भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन एवरेज में फिर 60,000 निकाल दिया। तो ये भी एक लिमिटेशन है, एक ट्रू पिक्चर निकल कर नहीं आ रही है। जो एक्चुअल जो कंडीशन है वो हमें पता नहीं चल रही है, सिर्फ एवरेज हमें दिखाई जा रही है स्टैटिस्टिक्स में। तो ये भी एक लिमिटेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग। बिना रेफरेंस के जो भी कंक्लूज़न है वो कई बार गलत हो सकते हैं। मान लो कि कोई कंक्लूज़न है उसको हमने समझना है, ठीक है, तो उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो भी कंडीशन थी उस कंक्लूज़न को निकालने से पहले कि जो भी हमने स्टडी की है तो वहाँ पर क्या सर्कमस्टांसेस रहे होंगे, क्या कंडीशंस रही होंगी, इन चीज़ों को भी साथ में हमें समझना होगा। लेकिन यहाँ पर स्टैट में ऐसा नहीं होता, तो ये भी एक लिमिटेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर डेंजरियस वेपन्स इन द हैंड्स ऑफ एन अनक्वालिफाइड पर्सन, एक्सप्लेन। स्टैटिस्टिक्स में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो एक्सपर्ट अगर उस इंफॉर्मेशन को स्टडी करता है और उसके थ्रू कोई कंक्लूज़न निकालता है तो वो बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगर कोई इग्नोरेंट पर्सन है जिसने इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है तो वो उस इंफॉर्मेशन के थ्रू कुछ गलत इन्फॉर्मेशन, गलत मीन्स कि एक सही इन्फॉर्मेशन वो नहीं निकाल सकता, ठीक है। वो उसका सेंसिबल यूज़ नहीं कर सकता स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। इससे क्या होगा कि कुछ डिजास्ट्रियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। वो गलत उस इंफॉर्मेशन का कंक्लूज़न निकाल सकता है, लेकिन एक एक्सपर्ट है वो क्या करेगा, वो उसने स्टडी किए हैं वो रूल्स पहले, तो वो उनको उस इंफॉर्मेशन को उन रूल्स के अकॉर्डिंग जब स्टडी करेगा तो एक बहुत ही अच्छा कंक्लूज़न निकल कर आएगा और उस कंक्लूज़न के थ्रू फिर उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो फिर हम बोल सकते हैं कि स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर मोस्ट डेंजरस टूल्स इन द हैंड्स ऑफ एन एक्सपर्ट। तो वीडियो को लाइक शेयर करें एंड रैंकर्स कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।